गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। एनसीईआरटी सीरीज में हिस्ट्री क्लास 7th का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज शुरुआत करते हैं अध्याय 2 की। नाम है नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। जो हमें मानचित्र दिखाई दे रहा है, मेरा मानचित्र थोड़ा ख़राब है तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। इसके माध्यम से हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर है वो है सायस। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है सायस, कश्मीर, इंद्रप्रस्थ। जो वर्तमान में दिल्ली है उसे पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। उसके आसपास अजमेर तक का जो शासन था वो चाहमान यानी कि चौहानों का था। ये है मंसूर के अरब, ये मुल्तान के अरब। गुजरात के अंदर अनराटा स्थित था। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखना चाहें, 1 मिनट आप रुकेंगे तो इसको सही कर लेते हैं। इसके अलावा दक्षिण के अंदर राष्ट्रकूट थे, मालखेत जिसे मान्यखेत भी कहा जाता था, जो राष्ट्रकूटों की राजधानी रही थी। चोल, चेर और पांड्य ये राजवंश यहाँ पर स्थित थे। इसके अलावा उड़ीसा को उत्कल कहा जाता था। बंगाल के अंदर पहाड़पुर था। बनारस, प्रयाग और कन्नौजी उत्तर प्रदेश वर्तमान में स्थित थे। प्रयाग के निकट ही चंदेलों का शासन था। बाकी जो म्यांमार स्थित था, वहाँ पर म्यांमार के नज़दीक स्थित था कामरूप। ये सभी स्थित थे। जो उस समय वो सदी चल रही थी, उस दौरान ये प्रमुख राजवंश थे। आगे देखते हैं कि नए राज्यों का उदय किस प्रकार से हुआ। तो नए राज्यों का उदय किस प्रकार से हुआ। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासमित, इसका मतलब महासामंत, ज़्यादा शक्ति मिल जाती है तो उसे महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। जो चालुक्य थे वह कर्नाटक के अंदर थे, तथा ये जो कर्नाटक के चालुक्य थे पहले सामंत थे, और कर्नाटक नहीं, राष्ट्रकूट, जो कि दक्कन के अंदर राष्ट्रकूट थे, वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, अर्थात चालुक्यों के सामंत थे राष्ट्रकूट। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेंगे। अर्थात हिरण्यगर्भ एक अनुष्ठान था जिसके माध्यम से जो क्षत्रिय नहीं थे वे भी क्षत्रिय बन सकते थे। राष्ट्रकूट जो पहले सामंत रहा करते थे चालुक्यों के, उन्होंने चालुक्यों को पराजित किया और क्या बन गए थे, अब वह शासक बन गए थे, और क्षत्रिय बनने के लिए उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर, यानी कि कुछ जो अन्य परिवारों के पुरुष थे उन्होंने अपनी राजशाही स्थापित करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए बात करें तो कदम्ब मयूर शर्मण और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये दोनों क्या थे, ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। जो कदम्ब मयूर शर्मण थे उन्होंने तो कर्नाटक के अंदर, और जो गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र थे उन्होंने राजस्थान के अंदर अपने सफलतापूर्वक स्थापित किए। ये दोनों ब्राह्मण थे, बाद में ये क्षत्रिय बन गए। हमें ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र क्या है, तो एलोरा की गुफा 15
एलोरा में कई गुफाएं हैं। उन गुफाओं में गुफा नंबर 15 है का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की एक कृति है। अर्थात यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पे नरसिंह अवतार दिखाया गया है। नरसिंह अवतार है, इसके अंदर पृथ्वी तो नहीं है, लेकिन एक पुरुष सिंह के रूप में किसे दिखाया गया है, भगवान विष्णु को दिखाया गया है। याद करने वाली चीज़ है कि दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूटों के एक प्रधान थे, उन्होंने चालुक्यों की स्वामी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। यानी राष्ट्रकूट वंश की शासक के रूप में स्थापना करने वाले कौन थे, तो वो दंती दुर्ग थे। राज्यों में प्रशासन किस प्रकार से चलता था। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा तिरुभुवन चक्रवर्ती तीनों भवनों का स्वामी और इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। अर्थात उन्होंने यह उपाधियां तो धारण कर ली कि हम सबसे बड़े हैं, इसके बावजूद भी वो इन किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। अर्थात सत्ता की साझेदारी भले ही होती थी, लेकिन जो भूस्वामी या फिर जो महाराजाधिराज है, वह अपने आप को उत्कृष्ट दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए इन सभी से लगान या फिर अपने जो उत्पाद है उनका एक हिस्सा या तो ये स्वयं दे देते थे या इन्हें बाध्य किया जाता था। 400 कर क्या था 400 कर, तो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश का शासन कहाँ था, तमिलनाडु में था। चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेटी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। अर्थात भू राजस्व कितने प्रकार के, दो, एक था कदमई और एक था जबरन श्रम। जो जबरन श्रम था उसका नाम क्या था, तो वेटी था। इस वेटी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है चोल वंश के अंतर्गत। और चोल वंश का शासन कहाँ था, तो कर्नाटक के अंतर्गत स्थित था। वेटी क्या है, तो वेटी जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर है। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर। इसके अलावा अन्य कर कौन कौन से थे, तो मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। अर्थात आप एक सीढ़ी लेकर आते हैं तो उस सीढ़ी पर भी कर लगाया जाएगा। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने पर लगने वाला कर। पारिवारिक अर्थात आपके पिताजी थे, पिताजी के बाद आपको उनके उत्तराधिकार के रूप में जो संपत्ति प्राप्त हुई है उसका एक हिस्सा आपको कर के रूप में देना पड़ेगा, इत्यादि का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है, इनका उल्लेख चोल वंश के अंतर मिलता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं, तो शायद नहीं वसूली जाती है, क्योंकि जबरन श्रम, बालाश्रम तो गैर कानूनी है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। कौन से संसाधन, किसान, पशुपालक, कारीगर, इनसे जो कर लिए जाते थे या उत्पादों का एक निश्चित हिस्सा लिया जाता था, वो संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। अर्थात ये संसाधन युद्धों को लड़ने में इस्तेमाल होते थे और इस युद्ध के अंदर लूट की शक्ल में क्या मिलता था, धन मिलता था या फिर ज़मीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी, इसलिए युद्ध लड़े जाते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था कि सेना के अंदर भी क्या होते थे कि आपके पिता सेनापति हैं तो आपको भी सेना में उच्च पद दिया जाएगा। अर्थात सेना में भी होता था वह क्या, उत्तराधिकार या वंशानुगत होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। राजा अपने निकट संबंधियों को इन ओहदों पर बिठा देते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, क्योंकि प्रशस्तियाँ किसी राजा के किसी मंत्री द्वारा ही लिखी जाती थी और मंत्री अपने राजा की बुराई नहीं करते थे, इसलिए उनकी प्रशंसा के अंदर ही प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी।
लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। हाँ, प्रशस्तियाँ एक और चीज़ करती हैं कि वे राजा अपने आप को किस प्रकार गर्वान्वित महसूस करवाते थे, उसके लिए ये लिखी जाती थी। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। हमने बात की कि राजा का कोई मंत्री होता था और जो प्रशस्तियाँ होती थी वे उस मंत्री के द्वारा लिखी जाती थी जो बहुत ही ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो। और उस ज़माने में पढ़ाई के मामले में ब्राह्मण सबसे आगे थे। नागभट्ट की उपलब्धियों की बात करें, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि वह प्रयाग प्रशस्ति है जो कि हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी, जो उसका मंत्री था। उसी प्रकार से संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अर्थात नागभट्ट की प्रशस्ति है जो प्रतिहार नरेश थे, यानी प्रतिहार शासक नागभट्ट की प्रशस्ति ग्वालियर में लगाई गई है जो मध्य प्रदेश में है। क्या क्या उस प्रशस्ति के अंदर लिखा गया है, तो आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा, कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे, अर्थात राजा बनने से पहले ही क्या हो गए थे, धराशायी कर दिया था उन लोगों को। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया था। यानी कि जो प्रतिहार नरेश नागभट्ट थे उन्होंने इन लोगों को पराजित किया था, और जब वे राजकुमार थे तभी इन क्षेत्रों ने उनका प्रभुत्व मान लिया था। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। अर्थात जो राजा होते थे इन प्रशस्तियों के बदले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे, और ये भूमि अनुदान होते थे ये किस पर लिखे जाते थे, तो ताम्र पत्र पर लिखे जाते थे, अर्थात उन्हें पट्टे सहित भूमि दी जाती थी। आपके मन में कुछ विचार आए, जैसे इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र एक में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे, तो इतना तो पता है कि क्यों किए थे, क्योंकि अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताने के लिए और आने वाले जो भविष्य है उसको ये बताने के लिए कि हम इतने पराक्रमी थे। चित्र 2 जो हमें दिखाई दे रहा है यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़ रहे हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। अर्थात ताम्रपत्र तो कोई भी लिख सकता था, लेकिन उस पर जो राजशाही मोहर लगाई जाती थी उससे यह निश्चित होता था कि यह एक प्रमाणिक ताम्रपत्र है। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था, हमने देखा कि राजा प्रशस्ति लिखवाते थे अपने मंत्रियों से, जो अधिकतर ब्राह्मण होते थे उन ब्राह्मणों को दिए जाते थे भूमि दी जाती थी। भूमि के अलावा भी उन्हें और कुछ दिया जाता था, तो देखें यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेंढे बनाकर हाथ की कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं, फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। अर्थात सिर्फ कोरी भूमि प्राप्त नहीं होती थी, इतनी सारी चीज़ें भूमि के साथ मिलती थी। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है, वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। अर्थात ये कोई भूमि दी जाती है, उस भूमि पर जो कर है वह अब उसे मिलेगा जिसकी ये भूमि दी गई है। न्याय अधिकारियों ने यदि इस पर कोई कर लगा रखा है तो वह भी कर किसे दिया जाएगा, उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसको यह भूमि प्राप्त हुई है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माल पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बना सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण
हो, यानी तटबंध के निर्माण के माध्यम से आप नहरों का निर्माण करवा सकते हैं जिससे पानी बर्बाद नहीं हो। यानी कि इस प्रकार से दिए गए खेत या कोई ज़मीन है उसका आप समुचित उपयोग कर सकते हैं। वो ज़मीन पूर्ण रूप से आपकी है, उस पर लगने वाले समस्त कर आपके द्वारा वसूले जा सकते हैं। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता था। तो नहर है, तटबंध है, जिसके माध्यम से क्या नहीं हो, पानी बर्बाद नहीं हो। 12वीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। तो कलहण ने कश्मीर का इतिहास लिखा और उस पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। आगे आएगा तो सही है, वरना एक्स्ट्रा जानकारी के लिए है कि उसका नाम क्या था, राजतरंगिणी था। कलहण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। असाधारण क्यों था? क्योंकि 12वीं शताब्दी ही चल रही थी और उस समय जो भी ग्रंथ लिखे जाते थे राजाओं के द्वारा, राजाओं के इतिहास के बारे में, तो उनमें उनकी बुराई नहीं की जाती थी। लेकिन एक ये था जिसके अंदर कलहण के द्वारा आलोचनात्मक रुख अपनाया गया था, उनकी आलोचना भी की गई थी और उनकी प्रशंसा भी की गई थी। धन के लिए युद्ध, आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, अर्थात एक राजा था वह एक क्षेत्र में शासन करता था, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वह अन्य या पड़ोसी क्षेत्र पर आक्रमण करता था, उसे जीतता था और उसकी धन संपदा पर अधिकार कर लेता था। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। अर्थात कन्नौज था जो मध्य के अंदर था, गुजरात के अंदर थे वो कौन थे, तो गुजरात में गुर्जर प्रतिहार शासक थे, दक्षिण के अंदर राष्ट्रकूट थे तथा बंगाल के अंदर पाल वंश थे। ये सभी इस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लगातार आपस में युद्ध करते रहे। इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। त्रिपक्षीय क्यों? 3 पक्ष यानी कि 3 पक्षों का युद्ध था जिसके अंदर एक थे गुजरात के गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट थे। ये आपस में लड़ा करते थे। जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 62 और 66 के अंदर शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जो आज तक किया जाता है। यदि कोई अमीर बन जाता है तो वो बड़ी सी कोठी बनवाएगा, बड़ा सा बंगला बनवाएगा ताकि लोगों को उसकी अमीरी दिख सके, उसका प्रभुत्व दिख सके। तो उस ज़माने में भी यही होता था। जो भी राजा बनते थे उन्होंने अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि मंदिर उस समय उनके सत्ता का प्रदर्शन करने का साधन हुआ करते थे। इसलिए पड़ोसी राज्य अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करेगा तो मंदिरों को भी नष्ट करता था, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। मंदिर उस समय बहुत संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे कि मंदिर किस प्रकार से अधिक संपन्न हुआ करते थे। सुल्तान, सुल्तान शब्द का अर्थ क्या होता है? अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है शासक। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध था जिसने पड़ोसी राज्यों पर हमले किए और अनेक मंदिरों को तोड़ा और उनकी धन संपदा को लूटा। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के यानी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। यही है सुल्तान मोहम्मद, जिसे मोहम्मद गजनी कहा जाता है। इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। शायद लगभग भारत पर इसने कुल मिलाकर के 26 या 27 बार आक्रमण किया था और उसका 26वां जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अर्थात
राजा होता था, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करता था, वहाँ से धन लूटता था, अपने राज्य में ले जाता था और वहाँ भव्य राजधानी बनाने का काम करता था। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बरूनी, हमें याद रखना है कि सुल्तान मोहम्मद के समय कौन था, तो अल बरूनी था। अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद अर्थात अल बरूनी, जो कि महमूद गजनवी के समकालीन था, उसके द्वारा पुस्तक लिखी गई किताब उल हिंद, किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहान अजमेर और दिल्ली के अंदर थे, गुजरात के अंदर थे चालुक्य, तथा मध्य प्रदेश या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था उसके अंदर थे गहड़वाल शासक। उनसे उन्होंने क्या किए, लोहा लेना पड़ा, इसका मतलब कट्टर, या फिर हम कह सकते हैं कि एक टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1991 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार का सामना करना पड़ा। अर्थात पृथ्वीराज तृतीय महमूद गोरी से 1192 में, जो तराइन के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तराइन के दो युद्ध हुए, पहला हुआ 1191 में जिसमें पृथ्वीराज विजय होते हैं, दूसरा हुआ 1192 में जिसके अंदर मोहम्मद गोरी विजय होते हैं। जैसे मोहम्मद गोरी विजय होते हैं, उन्होंने पृथ्वीराज को मार दिया था और शासन कर लिया था। यहीं से भारत में गुलाम वंश की शुरुआत होती है। आगे पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है चोल राज्य, नज़दीक से एक नज़र। हम दोबारा देखेंगे कि चोल राज्य किस प्रकार से था। एक बार मानचित्र को देख लेते हैं, मानचित्र में किस प्रकार से दर्शाया गया है। तो ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत के अंदर जो यहाँ पर है पांड्य, यहाँ पर थे चेर और यहाँ पर थे चोल। चेर थे, चोल थे और पांड्य राजवंश थे। हमने चोलों की बात की कि चोल कहाँ पर थे, तो ये यहाँ पर चोल थे। चोलों की राजधानी कांची थी। इसके अलावा चोलों की राजधानी कई समय तक गंगईकोंडचोलपुरम भी रही। इसे गंगईकोंडचोलपुरम नाम दिया गया क्योंकि यहाँ के से पड़ोसी राज्य थे। पड़ोसी राज्य तो क्या थे, जहाँ पर चोलों के अंदर राजेंद्र चोल हुए। राजेंद्र चोल ने दक्षिण भारत से लेकर के पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र को जीता और यहाँ से गंगा जल को अपने यहाँ पर लेकर आए और एक तालाब खुदवाया जिसका नाम रखा गंगईकोंडचोलपुरम रखा गया। उस क्षेत्र का नाम रखा गया। वहाँ पर एक तालाब भी बनाया, मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। आगे देखते हैं कि चोल क्या क्या किया और उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे, ये भी यहीं देख लेते हैं। इसमें क्या है, चोल है, चोल के अंदर नीचे पांड्य राजवंश है, तंजावुर आदि क्षेत्र थे जो इसके शासन के अधीन रहा करते थे। जैसे उरईउर से लेकर के तंजौर तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो उरईउर से लेकर के तंजौर तक का जो शासन था वह किनका था, तो वो चोलों को था। चोल वंश सत्ता में आए कैसे चोल वंश का उदय हुआ, तो कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। अर्थात मुखिया था जिसका नाम था मुटियार, उसकी सत्ता थी कावेरी डेल्टा क्षेत्र के अंतर्गत। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, अर्थात उनके सामंत हुआ करते थे, पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। उरई के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुटियारों को हराकर इस डेल्टा क्षेत्र पर कब्जा जमाया था। अर्थात जो मुटियार थे उनका क्या था, सत्ता थी, तथा पल्लव थे, उन पल्लवों के क्या थे, ये सामंत हुआ करते थे। उरई के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार ने विजयालय अर्थात चोल वंश के प्राचीन मुखिया हुए जिनका नाम था विजयालय ने इन मुटियारों को पराजित कर दिया और डेल्टा क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निम्बू सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया। विजयालय ने दो काम किए, उसने
चोल को एक राज्य स्थापित करने के लिए वंश की स्थापना कर दी। चोल वंश तो पहले भी था, लेकिन चोल वंश शासन के रूप में किसके द्वारा आया? तो विजयालय के द्वारा। विजयालय ने किसको पराजित किया? पल्लवों के सामंत थे मुटियारों से पराजित किया। विजयालय ने क्या बनवाया? तो तंजावुर शहर की स्थापना की और निम्बू सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों के रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इन राज्यों के हिस्सा बना लिए गए, अर्थात पांड्यों को भी पराजित कर दिया गया, पल्लवों को भी पराजित कर दिया गया। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्र पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। अर्थात चोलों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन? तो राज प्रथम। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा, जैसे पिता ने रखा था, यानी कि राज ने जैसा रखा था तो राजेंद्र प्रथम ने भी वैसा ही अनुसरण किया। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनवाई, क्योंकि आप इंडोनेशिया की तरफ जाएंगे तो भी आपको जल सेना की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर आप बांग्लादेश अर्थात उस समय जिसे गंगा घाटी कहा जाता था वहाँ पर जाएंगे या श्रीलंका को जीतेंगे तो जल सेना की आवश्यकता पड़ती थी। तो राजेंद्र प्रथम ने जल सेना का निर्माण किया। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। तंजावुर किसके द्वारा? तो राजराज के द्वारा। इन नगरों के अंदर बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है, अर्थात यहाँ पर भव्य मंदिर बनाए गए थे। आज तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के जो बड़े मंदिर हैं वो स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और उन लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे, अर्थात मंदिर को अनेक भूमि दान दी जाती थी शासकों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा भी। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। वो कौन कौन से विशेषज्ञ थे? जो मंदिर के आसपास रहते थे, मंदिर के कामों में मदद करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। इन सभी का भरण पोषण करने के लिए वो भूमि काम आती थी जो उस मंदिर को दान दी जाती थी। गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, हमें ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, ऊपर जाकर के क्या हो गई है, एक केंद्र बिंदु के रूप में समाहित हो गई है। उस पर गौर करें, बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखें। तो ये पत्थर की जो इमारतें हैं वो भी क्या हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो मंदिर बनाए गए वो क्या थे, एक चमत्कार के रूप में ही थे। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं, अर्थात चोलों के जो मंदिर होते थे उन मंदिरों में कांस्य की प्रतिमाएं बनाई जाती थी और ये कांस्य की प्रतिमाएं जो चोल शासनकाल के दौरान बनी, ये विश्व की उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। कृषि और सिंचाई, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 को देखेंगे। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उचकती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाने लगा और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी।
क्योंकि उपजाऊ ज़मीन हुआ करती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। अब देखते हैं कि कांस्य प्रतिमाएं जो समय बनाई जाती थी, हमें ये दिखाई दे रही है। यह एक चोल कांस्य प्रतिमा है। कितनी सावधानी से के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, यह जानने के लिए अध्याय 6 देखें। हम देखेंगे कि इस प्रकार की मूर्ति जो भी कांस्य की बनाई जाती थी वह किस प्रकार से बनाई जाती थी, ये हम अगले अध्याय 6 में देखेंगे। हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र 5, 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार है। ये क्या है, तो ये एक जल द्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जा सकता था। इस पानी को खेत सींचे जाते थे, अर्थात इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार है क्या, तो जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है, यानी कि पानी की धारा को नियंत्रित करने के लिए एक बाधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। अर्थात यह एक क्या है, तो ये एक जलद्वार है। इसके माध्यम से जो पानी का लेवल है वो बढ़ता है और घटता है। इससे पहले कोई तटबंध बनाया गया होगा जिसके माध्यम से नियंत्रित किया जाता होगा कि पानी इतनी ऊंचाई पर आ गया है तो तटबंध को बंद कर दिया जाए। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चलता था, तो प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, अर्थात किसानों की जो बस्तियां होती थी उन्हें उर कहा जाता था। वो जो उर थी वो सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था, अर्थात किसानों की बस्ती उर होती थी। कई सारे उर मिल करके किसका निर्माण करते थे, तो वो नाडु का निर्माण करते थे। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। ये जो नाडु होते थे ये कर वसूल करते थे और न्याय करने का कार्य करते थे। वेला जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, अर्थात जो नाडु के अंदर जो कामकाज होते थे उन्हें वेलाल जाति के धनी किसानों के द्वारा किया जाता था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। अर्थात जो वेलाल जाति के धनी किसान थे उन किसानों में भी जो अधिक धनी थे उन्हें राजाओं के द्वारा कुछ उपाधियां दी गई, जैसे मुवेद वेलन और अरैयार। वेद वेलन का अर्थ क्या होता है, तो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन, वेलन यानी कि किसान, और अरैयार जैसे प्रधान आदि उपाधियां इन्हें प्रदान की गई थी। भूमि के प्रकार, तो भूमि किस प्रकार की थी। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। पहले नाम देखते हैं कौन कौन सी भूमि थी। वेलन वगई, ब्राह्मण देय, साला भोग, देवदान, तिरुनमुट्टिकनी और पल्लीचदम, ये 5 प्रकार की भूमियां थी। किस किस के द्वारा प्रयोग की जाती थी, तो वेलन वगई वह थी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्राह्मण देय नाम से स्पष्ट है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग, साला हम आज भी पढ़ते हैं, साला दर्पण या फिर पाठशाला, तो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान, तिरुनमुट्टन मंदिर को उपहार दी गई भूमि देवदान। और पलीचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि पलीचंदन थी। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मण देय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय ब्राह्मण को दी गई भूमि की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी।
इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादित करते थे, अर्थात व्यापारियों का संघ जिसे क्या कहा जाता था, नगरम कहा जाता था। उसके द्वारा भी नगर या शहर के अनेक प्रशासनिक कार्य संपादित किए जाते थे। तमिलनाडु के चिंगलुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अर्थात जिस प्रकार से लॉटरी निकलती है उसी प्रकार से क्या किए जाते थे, उन सदस्यों के नाम निकाले जाते थे, वो भी छोटे बच्चों के द्वारा। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता किस प्रकार से थे जो कि उस सभा के सदस्य बन सकते थे। सभा की सदस्य के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए, अर्थात वही लोगों की चिट बना करके उस मटके में या फिर वहाँ डाली जाएगी जिनके पास भू राजस्व वसूला जाता होगा। जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता होगा उसके पास अपना घर होना चाहिए। उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ये तो योग्यताएं थीं और ये बाध्यताएं हैं। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, अर्थात स्वयं के साथ साथ अपने संबंधियों के खाते भी आपको जमा करवाने होते थे। 3 साल से अधिक आप सदस्यता नहीं रख सकते, अर्थात 3 साल से आप किसी समिति के सदस्य हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अभिलेखों में राजा और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति है पेरिया पुराणम के एक उदाहरण से हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय मर्द और औरत कैसे करते थे। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजानों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह है जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। अर्थात पुलाया क्या था, एक समूह था जिसे ब्राह्मण और वेलाल थे वो प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, अर्थात अछूत थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे यानी कि गहरे रंग के जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। चमड़े की चादर जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है उसके बावजूद उस पर सुला दिया गया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पो फटने से पहले तगड़े पुलैया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलैया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। हमारे कुछ विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं या कुछ पर्सन जो आनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों की सदस्य के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता था? तो उस समय तो शायद उपयोगी ही होता था। क्या इस पूर्वे में जो यहाँ की बात है पर कुछ ब्राह्मण थे जितनी तरह की गतिविधियाँ चल रही थी उनका वर्णन करें। उनके ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये अछूत थे इसलिए। तांग वंश के युग का चीन, अर्थात भारत में ये सब था उस समय।
चीन के अंदर कौन सा, तो चीन में तांग वंश था। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, अर्थात तांग वंश की राजधानी सियान थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था, अर्थात जो वर्तमान के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था है वह उस समय चाइना के अंदर जो तांग वंश था उसके द्वारा अपनाई जा चुकी थी। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था, अर्थात उसके लिए कोई बाध्यता नहीं थी। अधिकारियों के चयन की व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही, अर्थात कुछ बदलाव हुए लेकिन यह व्यवस्था 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से व्यवस्था किस मायने में भिन्न थी, तो भारतीय जो राज व्यवस्था थी उसके अंदर नौकरशाही जैसी कोई एग्ज़ाम नहीं होती थी। या तो राजाओं के चहेतों को वहाँ पर बिठाया जाता था या फिर जो ज्ञानी ब्राह्मण होते थे उन्हें बिठाया जाता था। हम देखेंगे कि गुजर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान में शासन किया था, राष्ट्रकूटों ने पश्चिमी दक्कन में, पालों ने बंगाल के अंदर और चोलों ने तमिलनाडु के अंदर शासन किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में हमने बात की कि राष्ट्रकूट उसके अंदर शामिल थे, गुजर प्रतिहार और पाल वंश थे, उनके मध्य क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। तो हमने अध्याय पूरा कर लिया है। कुछ बीज शब्द हैं जैसे सामंत क्या थे, मंदिर, नाडु और सभा क्या थे। तो नाडु तो हमने बात कर ली कि बहुत सारे छोटे छोटे किसान होते थे, उर होते थे, उन उरों का एक समूह होता था, उसे नाडु कहा जाता था। इस प्रकार अध्याय पूरा होता है। आज के लिए धन्यवाद। कल अध्याय 3 पढ़ेंगे। धन्यवाद।